Okay, so in today's class, we are going to talk about employment of funds by commercial banks. This is the topic that we are going to discuss. अब देखो एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स बाय कमर्शियल बैंक्स, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से एक बैंक जो है वो रोल प्ले करता है इंटरमीडियरी का, है ना। यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से बैंक्स जो है वो एक इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं बिटवीन पीपल हु नीड फंड्स एंड बिटवीन पीपल हु हैव सरप्लस फंड्स। ठीक है, ये तो बात हमने क्लास में पहले क्लास में ही एस्टैब्लिश कर दी। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि भाई ये तो बात समझ में आ गई कि बैंक्स ये फंड्स ले लेते हैं, बट बैंक्स को सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करना ही तो एक लौता रोल नहीं होता है। बैंक्स के और भी बहुत सारे रोल्स होते होंगे जिसके थ्रू वो फंड्स को यूज करते होंगे। तो इस टॉपिक में हम दो बेसिक तरीके पढ़ेंगे जिसके थ्रू बैंक्स जो हैं, जो फंड्स उनके पास होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। यानी कि बैंक ने क्या किया, हमारे आप जैसे लोगों ने क्या किया कि बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया अपना। अब ये जो पैसा डिपॉजिट हुआ है इसको बैंक कौन कौन सी तरीकों से इस्तेमाल करता है, इसकी स्टडी हम इस टॉपिक में करेंगे। यानी कि व्हाट इज द मेथड बाय व्हिच बैंक्स एम्प्लॉय फंड्स। Therefore the topic says employment of funds. So now let us see what is there. Now employment of funds by commercial banks is basically it means investment or advancing of funds by a commercial bank, which means that the bank is going to use these funds for profitable use, है ना। आपने अपने slides में आप follow करिए कि it means safe utilization and profitable use of funds. तो क्या करता है बैंक अपने अलग अलग सोर्सेस से खूब सारे फंड्स इकट्ठा करता है और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करता है और उसके बाद उन फंड्स को बढ़ाने के भी अलग अलग तरीके सोचता है कि किस तरह से, क्योंकि हमें सबको पता है कि ना आइडियल फंड्स कहीं पर भी रखने से बहुत ज्यादा नुकसान है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बैंक में अगर फंड्स रख देते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्ट वो अर्न करेगा, रादर कि हम अपने घर पे उसको रख लें और वो वैसे का वैसा पड़ा रहे तो कुछ भी इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। दैट इज नॉट एन एडवाइजेबल वे। सो सिमिलरली बैंक्स आल्सो ट्राई टू, व्हाट डू दे डू, दे कीप ऑन यूटिलाइजिंग दीज फंड्स सो दैट दे कीप ऑन इंक्रीजिंग इन अमाउंट एंड क्वांटिटी every now and then so that it is more profitable and more safe or better to utilize it. ठीक है, तो the bank obtains money from different sources and pays interest on them. It is the utmost desire of every commercial bank that it should invest its funds in a manner which serves its own as well as the customers' interest. ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था। आपका बैंक का अपना इंटरेस्ट किन चीजों पर बेस्ड है कि प्रॉफिट जनरेट हो, जाहिर सी बात है, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी एंटिटी हो, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक इंटरेस्ट जो है वो अर्न हो और प्रॉफिट जनरेट हो। और दूसरा क्या एस्पेक्ट है बैंक्स की माइंड में कि कस्टमर्स खुश रहें। एक ये कि हमारा प्रॉफिट जनरेट होता रहे और दूसरा क्या कि कस्टमर्स हमारे खुश रहें। तो बैंक शुड कीप sufficient cash at its disposal to pay back money to the customers along with interest as and when demanded by them. तो अब कमर्शियल बैंक्स कितने तरीके से ये कर सकते हैं, देखो तीन तरीके हमने लोन्स जो कि मीडियम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, और दूसरा है हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट और तीसरा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। तो ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू बैंक्स जो है अपने कस्टमर्स को पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो टर्म लोन्स में तो हमारे जो सिंपल जैसे हम और आप समझते हैं लोन्स को, जैसे होम लोन होता है या कार लोन होता है या फिर कोई भी एजुकेशन लोन होता है, स्टूडेंट लोन, है ना। जो बेसिक क्राइटेरिया है लोन्स का जैसा हम और आप समझते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाता है। फिर एक है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट वो एस्पेक्ट है जो
ज्यादातर बिजनेसमैन अवेल करते हैं करंट अकाउंट के थ्रू, और उसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट कस्टमर के और बैंकर के बीच में तय हो जाता है कि भाई इतना अमाउंट जो है वो हम आपसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेते रहेंगे। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कितना पैसा चाहिए होगा इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। आ रही है बात समझ में? अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कितना पैसा चाहिए होगा इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तो आप मुझे 10 लाख रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर दीजिए। जैसे जैसे मुझे पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी मैं इस लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसा निकाल करके अपने मकसद या अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे करती रहूंगी। इंटरेस्ट मैं उसी पे करूंगी जो अमाउंट मैं विड्रॉ करती हूँ। आ रही है बात समझ में? तो अभी इसको हम लिखेंगे भी नोट्स में और फिर से समझेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग, व्हाट इज द टर्म लोन? टर्म लोन्स आर सिंपल loans which are extended by the bank. They may be short, medium or long term in nature, and in return for these loans people like you and me, we pay EMIs or interest to the bank, and on the basis of that our objective is completed. Second is line of credit. Line of credit is basically for businessmen or people who are holding current accounts in the bank. What does the bank do? It simply extends a particular amount, like for example हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख या 15 या 20, क्योंकि बिजनेसमैन को ये क्लैरिटी नहीं है कि अभी उनको कितना पैसा चाहिए होगा। जब उनको जैसे जैसे जरूरत पड़ती है ये इसी लाइन ऑफ क्रेडिट से ड्रॉ कर करके अपना पेमेंट करते हैं और इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे कर देते हैं जिस अमाउंट वो उन्होंने विड्रॉ किया। फिर लास्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ज्यादातर तब काम आती है जब आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अक्सर होता है करंट अकाउंट में, जैसे बिजनेस लोग हैं तो वो अपना हो सकता है कभी कभी अकाउंट बैलेंस में 0 हो जाए। उस केस में बैंक अलाउ करते हैं कि अकाउंट में फंड्स ना होने के बावजूद वो अपनी गुडविल पे और कस्टमर की रेपुटेशन के बेसिस पे या उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को बेसिस मान करके पैसा कस्टमर का दे देते हैं, या उसके जो चेक लग गया है अगर तो उसको ऑनर कर देते हैं एज अ जेस्चर। ठीक है, और उसके बाद जो है बैंक कस्टमर्स उसके ऊपर लोन वो इंटरेस्ट दे देते हैं और इस तरह से एक अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर हो जाता है। तो जितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन है, जितना अच्छा आपका क्रेडिट, नॉट इवन रेपुटेशन, जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट वर्दिनेस है उसके बेसिस पे आपको ओडी फैसिलिटीज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स बाय द बैंक्स। बैंक्स इन तरह से अपना अपना जो फंड्स आते हैं बैंक के पास उनको यूटिलाइज कर। ठीक है, इसमें लिख लेंगे थोड़ा बहुत। टर्म लोन्स, टर्म लोन्स are the most common forms of employment of funds. Term loan is the most common form of employment of funds. Term loans are the most common forms of employment of funds by commercial banks. By commercial banks. They may be extended for a short, medium, or long term. They may be extended for a short, medium, or long term, depending upon the needs of the customers. Depending upon the needs of the customers. अब देखो इसमें हम लोगों के पास एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कंसिडर एक मैन्युफैक्चरर है, टॉय मैन्युफैक्चरर है, और ही इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस टॉयज एंड सेल देम एट रिटेल स्टोर्स। तो ही विल नीड फंड्स टू परचेज मशीनरी फॉर प्रोड्यूसिंग द टॉयज, टू मेक, अरे इससे क्या बात है, to make lease payments on the manufacturing facilities, to pay employees, है ना, miscellaneous चीजों के लिए टॉय मैन्युफैक्चरर को पैसे की जरूरत हो सकती है। As time passes, it will generate funds or generate cash flows that can be used to cover the expenses. However, there is a time lag between when it must cover these expenses and when it receives the revenue. So term loan क्या करेगा, ये हमें help करेगा एक्सपेंसेस कवर करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल बात है, कोई इसमें बहुत ज्यादा गणित तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये टर्म लोन्स हैं जिनको हम
एज प्रॉपर लोन्स जानते हैं जो बैंकिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। इसमें ही आगे लिख लेंगे टर्म लोन्स ऑफ द मीडियम टर्म पीरियड, टर्म लोन्स ऑफ द मीडियम टर्म पीरियड usually last for 4 to 8 years, usually last for 4 to 8 years, usually last for 4 to 8 years, and the interest charged by the bank, interest charged by the banks may be adjusted periodically, may be adjusted periodically to reflect the market conditions, to reflect the prevailing market conditions, to reflect the prevailing market conditions, to reflect the prevailing market conditions. फिर हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट। This mode of employment of funds, this mode of employment of funds allows the firms to access a specified amount of banks funds. This mode of employment of funds allows firms to access a specified amount of banks funds over a specified period of time. Banks funds बेटा टैक्स कहाँ से आ जाएगा? Banks funds over a specified period of time. ये समझते चल रहा है ना जैसे जैसे लिख रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सा इसको समझिए कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स होता है, अच्छा ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि तीनों ही तरीके जो हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू बैंक्स, क्योंकि अक्सर ही हमसे ये पूछा जाता है कि हाउ डू बैंक्स एम्प्लॉय फंड्स। भाई ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि बैंक्स फंड्स लेते हैं कस्टमर से, बट उसके बाद उन कस्टमर्स का क्या फेट मतलब बैंक्स फंड्स का क्या फेट होता है? What are the ways in which the banks utilize? Of course, apart from this, there are banks mergers, there are acquisitions, there are different branches that are started. वो सब चीजें अलग हो गई जिसमें कि बैंक अपना जो रिजर्व्स है उसको यूज कर करके कुछ नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। बट फॉर द सेक ऑफ द कस्टमर्स कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं या सुविधाएं हैं जो बैंक्स ऑफर करते हैं? तुम क्लास में नहीं हो क्या? फैसल कहीं घूम रहे हो क्या बाहर कैंटीन वैंटीन में? तो तुम सोचने लगे कि मर्जर ये तुम सोचने लगे एकदम से। ओके आदमी अकाउंट खुलवाने जाएगा तो बॉब पे ही खुलवाएगा। अब धीरे धीरे तो यस बैंक या कोई छोटा बैंक है वो तो ऑब्जेक्टिव ही है ना ये तो। अच्छा तो यस कहाँ थे हम लोग? पीरियड ऑफ टाइम। ओके नाउ मैं टॉपिक जो पढ़ा रही हूँ आज वो टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो हमने अभी तक सिलेबस में या अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये तो एस्टैब्लिश कर लिया था कि बैंक्स जो है वो इंटरमीडिएरीज का रोल प्ले करते हैं, जहाँ के वो एक तरफ फंड्स ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट फंड्स जो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये जो एस्पेक्ट है वो कितने तरीके से बैंक्स को मतलब कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, बस उसकी हम पढ़ाई आज कर रहे हैं। तो एक चीज तो हो गई लोन्स, जो सीधे सीधे हम मतलब समझते ही हैं कि जब हम बैंक जाते हैं तो हम लोन लेते हैं तो किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या पेपर्स लगते हैं, हम और आप कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं लाइन ऑफ क्रेडिट की, जो कि अभी हम लिख रहे हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या इंपॉर्टेंस है लाइन ऑफ क्रेडिट की कि एक अमाउंट फिक्स कर लिया गया बिटवीन द कस्टमर एंड मी एंड द कस्टमर, फॉर एग्जांपल इफ दैट अमाउंट इज 5 लाख रुपीस, so now over a period of time, as and when the customer requires that amount, he will keep on drawing from the line of credit,
and he will keep on paying the interest that he for the amount that he has drawn. So the advantage is that if he does not need, for example, he's taken a loan for 10 lakh or 15 lakh, then he'll have to pay interest for that 15 lakh. On the other hand, through line of credit, whatever amount he draws, he can pay the interest for that particular amount. So this is an advantage that the banks offer. Usually they offer this to the established businessmen. Now the third category is OD. Again, you know, overdraft facilities of the banks. अक्सर ये होता है कि करंट अकाउंट में हमारे पैसा खत्म हो जाता है, बैलेंस जीरो हो जाता है, लेकिन हमने कोई चेक लगाया हुआ है. तो बैंक्स अपने क्रेडिट वर्दनेस, अपने कस्टमर्स की क्रेडिट वर्दनेस समझते हैं ना, मतलब कितना ऑनेस्ट, कितना रेगुलर वो कस्टमर है अपने पेमेंट्स करने में, कितना एस्टेब्लिश्ड है, कितनी अच्छी रेपुटेशन है, क्या गुडविल है उसकी, इन सब चीजों से मिल करके क्रेडिट वर्दनेस बनता है. Whether the customer has defaulted in the past or not. If he has not defaulted, then it means that he is very good in terms of paying his credit off. So depending on the credit worthiness of the customer, he will extend an OD facility, which means that if you have your account balance is zero, but you have a check which is pending for 2 lakh rupees, the bank will grant that because you have a goodwill or reputation with the. So this is also a way in which the banks provide loans or provide ODs or provide lines of credit to the customers. ठीक है? तो this form of bank credit, इसी में आगे लिख लेंगे line of credit में ही, this form of bank credit usually, this form of bank credit is usually practiced when the borrowing firm is not sure about how much funds it will need to borrow, is not sure about how much funds it will need to borrow, is not sure about how much funds it will need to borrow over a period of time. Over a period of time. In such cases, bank offers, the bank offers a line of credit, underline, a line of credit to its customers. This facility helps the customers in obtaining funds quickly, and helps them because interest is payable only on the amount, that is utilized by the firms. Ma'am, only amount? Only on the amount that is utilized by the firms. अब next है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. These facilities enable a borrowing firm. These facilities enable a borrowing firm to withdraw cash when their account balances reach a zero. When their account
balances reach a zero. The bank needs to be extremely cautious. The banks need to be extremely cautious while extending. The banks need to be extremely cautious while extending an OD facility. Because the creditworthiness of a customer needs to be analyzed carefully. Under the OD facility, banks are able to manage cash flow of business, while the customers are able to manage cash flow of the business, while the customers are able to fulfill their urgent cash requirements. The interest rate is payable on the utilized amount. The interest rate is payable on the utilized amount, and it is a little higher. Than the rest of the ways in which the bank employs funds. In which the bank utilizes funds. Right? So this is the अरे इतने सारे लोग ऑनलाइन बैठे हैं, तुम लोग क्लास में क्यों नहीं आते हो? मैम आ रहे हैं क्लास में आते हैं। Okay, so this is as far as our employment of funds is concerned. Now, one of you please take a screenshot of the attendance. We have some time left, so we can start with the next topic. Okay, yes, there are in the PowerPoint which I had shared, you will also find differences between loan, cash, credit, and overdraft, which we have already discussed in the class. So वो भी आप लोग देख सकते हैं उसको. I will be sharing the PPTs, of course, but you can see it. Okay. Now, in the next topic, we are going to study types of securities, which is a very important topic again from the point of view of our syllabus. MBFI securities. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Only thank you can see. Rest Yes, everything is gayab. Okay. So what is a security? Now, we all know that banks, what do? They take loans from the customers. But that is not the end of the story.
banks, when customers approach the banks for a loan, then banks have no guarantee whether this customer will be able to pay back whatever he is taking from me. Okay, in those cases when the bank feels that the amount is large and there needs to be some form of guarantee or security of the money that they have given to the customer, they ask the customer to keep a collateral. और ये तरीका जिसके थ्रू कस्टमर्स जो है वो बैंक्स के पास एक ऐसा एसेट या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसे गुड्स रखवाते हैं कि बॉस मैंने आपका 10 लाख रुपए लिया है, आप मेरा ये सामान रख लीजिए, इफ आई विल नॉट बी एबल टू पे यू हैव द फ्रीडम टू either liquidate my asset or send me a notice or whatever, you can take that asset, keep it, sell it, whatever, but in case I am not able to pay back the loan, then you can use your this particular asset as a guarantee that yes, I will come back, I will pay this loan and I will take the asset back. तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें कि बैंक्स लोन प्रोवाइड करते वक्त अपने कस्टमर से कोई एसेट एज अ कोलैटरल रखते हैं, इसको हम सिक्योरिटीज कहते हैं। तो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, बट मुख्यतः सिक्योरिटी क्या है और कितने टाइप्स की होती है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छे सिक्योरिटी के, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो व्हाट इज अ सिक्योरिटी? नथिंग बट एन एसेट और अ कोलैटरल दैट द कस्टमर हैज केप्ट विद द बैंक टू बी केप्ट टिल द टाइम दैट ही रिटर्न्स and honors the loan that he has taken with the bank. Then there are, depending upon the different categories of loans, there may be different categories of securities. Like for example, there may be goods, there may be power of attorney, you know, there may be gold, there may be precious objects, जो भी कुछ, घर, गाड़ी, you know, everything. बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग categories में anything more or equivalent to the loan that you have taken. Okay, now just very quickly also discussing कि what are the features of a good security. तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया फीचर सिक्योरिटी का ये होता है कि वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी क्या है कि इन द आईज ऑफ लॉ इट शुड बी एक्सेप्टेबल। सो एनी एसेट दैट इज कंसिडर्ड इलीगल, जैसे ड्रग्स नहीं रखवा सकते आप बैंक के पास कि भैया ये इसके बहुत पैसे लगेंगे तो ये रख लो, है नहीं, तो ये इलीगल चीजें नहीं रखवा सकते आप। कोई चीज बिल्कुल जो लीगल और प्रॉपर हो उसको आप अपने बैंक में, उससे पैसे बहुत मिल जाएंगे लेकिन वो एक लीगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिमिलरली ऐसी चीजें आप नहीं रखवा सकते जो राइटफुली आपकी है ही नहीं। जैसे घर अगर आपके नाम नहीं है तो फिर आपको उस घर से लोन नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग घरों को अपने नाम करा करके और फिर यू नो ये सब चीजें चलती हैं मार्केट में कि एक एफिडेविट बना लिया कि ये घर मेरे नाम का है और उसके बाद उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। तो जो चीजें राइटफुली आपकी नहीं है या जिनकी आपके पास लीगल ओनरशिप नहीं है वो भी आप बैंक में एज ए सिक्योरिटी नहीं रखवा सकते। प्लस ऑब्वियसली इलीगल चीजों की सिक्योरिटी आप नहीं रखवा सकते क्योंकि फिर अदरवाइज यू विल हैव टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। सिमिलरली अगर आप, मैंने सुना होगा जब आप होम लोन लेने जाते हैं तो वो एलडीए अप्रूव्ड होना चाहिए। हर चीज, हर डॉक्यूमेंट में एलडीए का एक अप्रूवल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं खेत खलियान में घर ले लिया अपने हिसाब से कि भाई ये वाला जो एरिया है वो मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसको प्रॉपर पेपर्स दिखाने पड़ते हैं और तब आपको लोन ग्रांट होता है। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एसेट। देन मार्केटेबिलिटी। अब ऐसी भी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी मार्केट में कोई सेल ही नहीं है लेकिन आपके लिए ये मेरी नानी की फोटो है, ये मैं रखवा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत वैल्यू, भैया सॉरी हाथ जोड़ लिए कि भाई इसकी रीसेल वैल्यू 0 है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसी एसेट होना चाहिए या ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसकी मार्केट में कुछ वैल्यू। आ रहा है ना नोमान, समझ में तुम्हें? तो इट शुड बी मार्केटेबल। उसके बाद लिक्विडिटी, यानी कि उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रेडी कैश में कन्वर्ट हो जाए अच्छे से। तो समझ लो गोल्ड जैसे है, तो उससे तो अच्छा कोई एसेट नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छे से हमें फॉरेन कैश में कन्वर्ट, गोल्ड बिस्किट्स हो गए या फिर डायमंड्स या फिर अदर प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स जो आपको, पीस ऑफ लैंड इज लिक्विड। सो थिंग्स दैट कैन बी वैल्यूड, जिनकी एक वैल्यू बताई जा सकती है कि हाँ ये इसकी वैल्यू है और जो जिसको खरीदने के लिए लोग तैयार भी हों, वो एक अच्छी सिक्योरिटी होती है। तो क्या क्या? एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, ओनरशिप। बिफोर एक्सेप्टिंग अ सिक्योरिटी द बैंकर मस्ट इंश्योर की ओनरशिप, जो हम पार्टली अभी कवर कर चुके हैं उसमें लीगैलिटीज में, कि ओनरशिप जो है वो
उसी पर्टिकुलर आदमी की होनी चाहिए जिसने के लोन लिया हुआ है। ये नहीं कि पड़ोसी की प्रॉपर्टी को दे दिया कि ये मेरा घर है, ले जाना है इसको जब मैं लोन ना पे कर पाऊँ तो, ठीक है। द एसेट शुड नॉट बी डिफेक्टिव, खराब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये नहीं कि एक बोरी गेहूं रखवा दिया बैंक में, अगर मैं लोन नहीं दे पाऊंगा तो तुम लोग इसकी रोटी बना लेना 4 साल बाद, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी डिफेक्टिव। एडिक्वेसी है ना कृषांक, अभी आप ये कह रहे थे, किसी ने कहा था कि एडिक्वेसी जो है वो होनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी एबल टू कवर द फुल अमाउंट ऑफ द लोन, ठीक है। ना उससे बहुत ज्यादा हो ना उससे बहुत कम अमाउंट से। मार्जिन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड द लोन ग्रांटेड should be equal. Then stability of price, अब more or less प्राइस की स्टेबिलिटी होनी चाहिए एसेट में। ये नहीं कि एकदम कभी एकदम अर्श और कभी एकदम फर्श, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वैल्यू है आपकी करेंट, आपकी जो भी एसेट है, इट शुड रिमेन मोर और लेस यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगेन द क्लासिक एग्जाम्पल इज गोल्ड, कि अगर बहुत ज्यादा भी दाम गिरेगा तो ऐसा नहीं होगा कि थोक के भाव मिलने लगे बुध बाजार में। आ रही है बात समझ में? तो एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ में ही प्राइस की फ्लक्चुएशंस हो तो चलेगा, बट ओवर एंड अबव नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग अपना स्टॉक्स, अपने इक्विटी शेयर्स, ये सब चीजें रखवा देते हैं, फिर भी उसके ऊपर बहुत एनालिसिस की जरूरत है कि भाई किस कंपनी के शेयर्स हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह की वो है सिचुएशन, और उसके बाद ही उन शेयर्स को रखवाते हैं बैंक में। हाँ, बहुत कम देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। हाँ, तो बैंक भी तो चालाक टाइप के लोग हैं ना, वो ऐसे इसलिए थोड़ी बैठे हुए हैं मार्केट में कि आओ और यू नो। फिर अच्छा, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि जो भी सामान आपने दिया उसके प्रॉपर पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, आपके नाम में होने चाहिए, ताकि ये इजी हो बैंक्स के लिए टैली करना कि किसकी ओनरशिप है, क्या है। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली? एक्सेप्टेबिलिटी पढ़ा पहले, मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ओनरशिप, एडिक्वेसी, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। इसको लिख लो जल्दी से, छोटा सा नोट, शॉर्ट नोट लिखो। What are the features of what is the security and what are the features of security? ये भी हमने आज कवर कर लिया। अब अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल ये लिख लेते हैं। क्योंकि गुडविल भी तो कोई चीज है। जी मैम। किंगफिशर की तो बात ही मत करो, उसमें तो कहानी है, उसमें तो देखो उसमें तो ये है ना कि वालिया साहब की गुडविल भी तो रही होगी ना कुछ। अब ऐसा तो है नहीं कि एवरीथिंग इज प्री मीडिएटेड ना। तुम लोग ये सब सवाल पूछ लेते हो तो मुझे ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें बोलनी पड़ती है, क्लास हो रहा है रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज प्री मीडिएटेड ना। एवरीथिंग लाइक फॉर एग्जांपल, ऐसा तो है नहीं कि जिसने लोन ग्रांट किया होगा ना उसको आइडिया होगा कि ये चीज होने वाली है। Exactly. A lot of things are unsaid in the media, but we must understand that these things are very obvious. अब बीच में पीएनबी का मैनेजर ही लेकर के भाग गया पैसा, आप बताओ। तो there is always a human factor involved. यही इनसाइडर ट्रेडिंग ना, इनसाइडर ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। चलो, सिक्योरिटी इज a method, non-performing asset is different. Non-performing assets मतलब जो बैड डेट्स जिसे कहते हैं, कि मतलब बेकार हो गया, हमने लोन दिया था वो वापस नहीं मिला, अब वो बेकार हो गया लोन। पैसे बैंक ने दिए थे, जो जिसने लिया था वो फरार हो गया, वो नोमान था। नहीं, देखो ऐसा है कि बैंक cannot survive without providing loans. So bank has no option. Are you understanding this? And if people with good credit worthiness are running away with cash, you cannot do anything, because you have to rely on data,
And if the data says that the person has not defaulted earlier in paying the loans, then why will you not extend? Are you understanding this? So अब ये तो यूपीए सरकार के पहले ही इतने सारे बैड डेट्स थे उस टाइम पर, वो उसको मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, अब वो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, अब ज्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है, बहुत सारी चीजें अब ज्यादा हो रही हैं, पहले से थी लेकिन अब ज्यादा ध्यान में आई जा रही है क्योंकि हाँ, तो अब क्या करे आदमी बेल लेकर के बैठा तो नहीं रहेगा ना, ऐसे तरह नीलामी वगैरह कराते हैं, बैंक्स बिडिंग कराते हैं, जो एसेट्स जिनको सिक्योरिटी की रिकवर करने डेफिनेशन आया, बता दीजिए। पैसा लेके भाग गया, उसकी बिडिंग होती है। यस, एग्जैक्टली। ओके, सो सिक्योरिटी is a method adopted by commercial banks. Security is a method adopted by commercial banks, which basically means that banks, before extending loans to their customers, keep an asset as collateral so that in case the borrower defaults, on any loan repayments, the banks can use this security to cover up or repay the loan. Securities can be tangible or intangible in nature. But primarily they should have the following features. Number one is acceptability. इसी में थोड़ा सा एक लाइन लिख लेंगे, the security should be acceptable in the legal sense. It should be acceptable legally. Yeah, it should be legally acceptable. This is a better way. It should be legally acceptable. Then the next is marketability. The security should have a ready market. It should have a ready market for an indefinite period of time. Liquidity. The security should be convertible into cash. Should be readily convertible into cash with little or no decrease in value. With little or no decrease in value.
Next point, ownership. The security should be in the name of the lender. The security should be in the name of the lender. To avoid any legal hassles. To avoid any legal hassles in case of default. Legal hassles in case of default. Legal hassles, HASSLES, मतलब लफड़ा, है ना? In case of default. Next is adequacy. The value of the security, adequacy में लिखेंगे. The value of the security must be enough to cover the, full amount of the loan. Stability of price. Next point. Stability of price. Over a period of time, the value of the security, over a period of time, the value of security should be, over a period of time, the value of securities should remain stable. Next is documentation. All the terms and conditions, regarding the asset, should be fulfilled, including complete, should be fulfilled in order to avoid, fulfilled including the, sorry, I just lost track of what I was saying. In order to avoid unnecessary confusion later on. काट दो वो, in order to avoid unnecessary confusion later on. कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे नॉन एनकम्बरेंस, नॉन एनकम्बरेंस, नॉन एनकम्बरेंस यानी कि ENCUMBRANCE, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप पहले ही लोन ले चुके हैं, उसको आप फ्रेश नहीं अप्लाई कर सकते लोन लेने के लिए, ठीक है? तो द एसेट शुड नॉट हैव बीन यूज्ड अर्लियर. मैम अगर उस पे लोन का रिपेमेंट कर चुके, सारा हो चुका, तो दोबारा यूज कर सकते? नहीं यूज कर सकते आप, हो चुका, वो दे चुका अपना. A property or asset which has already been used for a loan cannot be used again as a security. क्वालिटी नहीं हो सकता है इसको, जहां तक I'll have to look into it, but I don't think it can be used again. जैसे अगर आपका घर वर है तो उसको अदा करने में ही 20-25 साल तो लग जाता है एक लोन को अदा करने में, फिर आप रह कहाँ जाएंगे उसको अदा विदा करने. अरे मैं कह रही हूँ एक बात, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, I'll have to look into it. हाँ पे ऑफ कर दिया होगा तो probably आप उसको फिर से ले सकते हैं. I'm not sure. I'll have to look into this. खेत हाँ उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, गवर्नमेंट आते वो अपने आप पेड ऑफ हो जाता है. सही कह रहे हो, that's right, हो सकता है, that's possible. Okay, then quality भी
फीचर है एक अच्छी सिक्योरिटी का, जैसा मैंने आपको बताया कि पेरिशेबल आइटम्स को हम एज लोन नहीं दे सकते। तो इफ द कमोडिटी हैज बीन यूज्ड एज अ सिक्योरिटी देन इट शुड नॉट बी पेरिशेबल इन नेचर, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, द एसेट और सिक्योरिटी should not be perishable, should not be perishable, and must not decrease in quality or quantity, must not decrease in quality or quantity over a period of time. Easy storage and low maintenance cost. Easy storage and low maintenance cost. Yes, this is the last point. Easy storage and low maintenance cost मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ये नहीं कि एरोप्लेन दे दिया विजय माल्या ने कि लो रखो, रख सकते हो तो। I challenge you to keep this aeroplane as my security. या फिर अपना पूरा वेयरहाउस या गोदाम दे दिया, वो नहीं दे सकते आप। उसका ओनरशिप टाइटल दे सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, बट ऐसी चीज नहीं दे सकते जिसको स्टोर या बैंक नहीं कर सकता है या मेंटेन नहीं कर सकता। कार्स होते क्यों नहीं है? कार्स इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। आपने कार रख लीजिए आप, तो यही तो होता ही है। EMI के केस में आदमी चला लेता है 5 साल, उसके बाद वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, बैंक कहता है कोई बात नहीं आप ले जाइए, बाय बाय, सी यू, आई विल टेक अ न्यू कार। तो ऐसे नोमान टाइप के लोग ये सब करते हैं। Oh my God, is my meeting not being recorded? The class is waste. See, it is not